हेलो एवरीवन। एसएसटी के सिविक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था। हमने ये बात किया था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी कंट्री को ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस लेक्चर में ये बात करेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। जब भी नेशनल मूवमेंट हो रहा था इंडिया में, जब हमारे ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, तो सेवरल डिकेट्स कई दशकों तक जो है आंदोलन लड़ने के बाद में बहुत स्ट्रगल करने के बाद में हमको इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी उनसे, अंग्रेज़ों से। और जब हम आज़ाद हो गए तो सबके दिमाग में यही था कि हम इमेजिन कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि हमारा जो कंट्री है, हम जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री होंगे, एज इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया होंगे, तो हमारा कंट्री किस प्रकार से होना चाहिए। तो जितने सारे उस टाइम के बड़े बड़े लीडर्स थे उनके दिमाग में ये बातें चल रही थी। आखिरकार ये सपना एक दिन साकार भी हुआ। 1947 में जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया छोड़ के जाने लगे। लेकिन उसके पहले एक और बुरी बात ये हो गई कि इंडिया जो पूरा का पूरा एक बड़ा कंट्री हुआ करता था, वो दो देशों में छोटे छोटे बट गया था, जिसको इंडिया और पाकिस्तान बोलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो काम था वो थोड़े से कुछ देर के लिए रुक गया। फिर से जो इसमें थोड़ी सी जो बाधा आई थी वो कुछ दूर के लिए रही, फिर दूर हो गई। और फाइनली जो है इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली बनी। पाकिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, संविधान सभा बनी। पाकिस्तान ने अपना एक अलग संविधान लिखा, इंडिया ने अपना एक अलग संविधान लिखा। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स बन के आया सामने में, वो हमारी इंडिया में बहुत जो हमारे अंदर डाइवर्सिटी को एक कह सकते हैं कि ऑब्जर्व करने वाला था। एक ये कह सकते हैं कि हमारी जो नेशनल यूनिटी थी कि अब फिर से जो हमारा इंडिया है फिर कहीं टुकड़ों में ना बढ़ जाए, उसमें एक एकता की भावना जागृत करने वाला, जो पॉवर्टी है, गरीबी नाम की जो बीमारी थी इंडिया में, उसको दूर करने वाला, उन बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के वादे के साथ में उसकी झलक जो है दिखती थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके ले के साथ में फाइनली जो है हमने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्ट कमेटी की हेड थे, उनकी देख रेख में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उसके अध्यक्ष भी थे, प्रेसिडेंट थे उस संविधान सभा के, तो उनकी देख रेख में बहुत सारे डिस्कशंस होने के बाद, जो बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिंग करने के बाद में, डिबेट करने के बाद में फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। तो इस अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके कुछ फीचर्स हैं, मेन फीचर्स है, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फीचर्स है उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि अगर किसी भी लोकेशन पे, किसी भी कंट्री में मोर देन वन गवर्नमेंट एक साथ काम करे, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म बोलते हैं। इंडिया जो कंट्री है, तो इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट काम करती है सेंट्रल लेवल पे, दूसरा काम करती है स्टेट लेवल पे, थर्ड जो गवर्नमेंट है वो काम करती है लोकल लेवल पे, जिसको आप ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ करता है कि हम क्या है कि फेडरलिज्म है, जो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्री में काम करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फेडरलिज्म ही बोलते हैं, कि जो पावर है केवल एक व्यक्ति के सामने कंसंट्रेट ना होगी, वो डिविजिबल होगी अलग अलग लोगों के ऊपर में। दूसरा जो मेन फीचर है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हो गया, जितने हमारे इंडियंस हैं, इंडिया में जिनकी भी एज 18 साल से ज़्यादा होती है, 18+ में, उनको वोटिंग देने का राइट है। अब वो जो वोटिंग देने का जो राइट का जो वादा है, इसको जो गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो है सारे सिटीजन्स को बिना किसी बैकग्राउंड को देखे, उनकी बैकग्राउंड को देखे कि वो लड़का है लड़की है, जेंडर को भी ना देखे, उसके रिलीजन को भी ना देखे, बिना सोशल बैकग्राउंड के, अमीर है गरीब है, सबको जो वोटिंग राइट दे दिया गया। अब ये वोटिंग राइट का फ़ायदा क्या मिलता है? ये फ़ायदा ये मिलता है कि ये अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। अब जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स चुने किसके द्वारा गए हैं, वोट किस हमने दिया, सिटीजन्स ने दिया, और रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए 10 लाख लोगों पे। मान लिया कि 10 लाख लोगों पे 10 लाख पीपुल थे, ठीक है, और उन पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, 20 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव को जवाबदेही किसके प्रति होगी? 10 लाख लोगों के प्रति या 20 लाख के लोगों के प्रति। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अकाउंटेबल किसके प्रति होंगे? जनता के प्रति में होते हैं। तो जब किसी भी अगर गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब जनता के प्रति क्या होते हैं, जनता के प्रति जब रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होते हैं, तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए? तीसरा जो सबसे मेन फीचर उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ
पावर। तो अब फिर से सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होगा कि जो पावर है फिर से एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होनी चाहिए। जो पावर है उसको 3 बॉडी में बांट दीजिए। जैसे कि कानून बनाने का अधिकार दे दीजिए आप लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर कौन सी बॉडी है कि लेजिस्लेचर जिसको बोला गया है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको 20 लाख पे एक व्यक्ति चुन के गए, तो कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में गए या स्टेट लेजिस्लेचर में, असेंबली में जाते हैं। तो वहाँ गए तो उनका काम क्या है? बैठ कर आप बैठिए और कानून बनाने का काम करिए, उस पर डिस्कशंस करिए कि कंट्री में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा जो गवर्नमेंट होता है उसको बोलते हैं, दूसरा गवर्नमेंट बोल रहा हूँ कि उसके पार्ट होते हैं गवर्नमेंट का, दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। इनको क्या बोला गया है कि ये कुछ लोगों का समूह होता है, कुछ लोगों का। तो ये स्मॉलर ग्रुप हो गया। लेजिस्लेचर से छोटे होते हैं कुछ लोगों का, जिनको कैबिनेट बोलते हैं ना, कैबिनेट इनको बोल सकते हैं आप। तो ये स्मॉलर ग्रुप होते हैं। इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जितना भी नियम कानून बनाया जा रहा है उसको आप लागू करवाइए। और तीसरा जो बॉडी होती है वो होती है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? सिंपल सा, जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है, ये कोर्ट्स का सिस्टम होती है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है। और जितने भी लॉज बन रहे हैं ना, लॉज अगर बन रहे हैं तो उसका एक तरीके से वैलिडिटी चेक करना है कि जो लॉ बना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलैप या उसको डेविएट तो नहीं कर रहा है। ये चेक करने का काम जो जुडिशरी का होता है। और ये जो तीनों ऑर्गन हैं, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गए, ये तीनों आपस में क्या करते हैं? चेक करते रहते हैं एक दूसरे को। अगर एक दूसरे का अगर कोई भी अधिकार को अगर हनन करने की कोशिश करता है, ओवरलैपिंग करता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? इंडिकेट करते रहते हैं आप गलत कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री में रहिए। सिंपल सा मतलब है कि तीनों बॉडी जो हार्मोनी में रह करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में काम करती हैं। इस तरीके से जो बैलेंस है पावर का वो बना रहता है तीनों के बीच में। जो फोर्थ सबसे मेन फीचर जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि जितने भी कंट्री के अंदर सिटीजन्स होते हैं, तो ये किसी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है कि मिनिमम आपको ये राइट्स मिलेंगे एज ए सिटीजन्स किसी भी कंट्री में रहने के लिए, कि जो भी स्टेट में बैठा व्यक्ति है वो आपके इस राइट्स को वो छीन नहीं सकता है। अगर छीनने की कोशिश करेगा तो आप जुडिशरी में आइए, हमसे गुहार लगाइए, हम स्टेट के ऊपर डांट लगाएंगे। ऐसी चरी बातें होती हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं जितने भी सिटीजन्स होते हैं। किसके खिलाफ? ये कोई भी अगर गवर्नमेंट जो है बैठा हुआ है पावर में, तो पावर में बैठे हो पावर का मिसयूज करके आपको मारने की या फिर आपके अधिकारों की छीनने की कोशिश ना करे, तो उसके पास जो पावर है ना, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज, उसको रोकने के लिए, स्टेट के पावर को रोकने के लिए, उसके जो पावर दी गई उसका दुरुपयोग रोकने के लिए हमको क्या दिए जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को किस बात से? एब्यूज ऑफ पावर के। किसके? स्टेट के एब्यूज ऑफ पावर से। दूसरा इसका ये काम होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो है गारंटी देता है कि आपके जो राइट्स हैं वो राइट्स जो है हम स्टेट से तो बचाएंगे ही, साथ में अगर कोई अदर इंडिविजुअल व्यक्ति है, अगर वो आपके राइट्स को अगर छीनने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी हम बचाने की गारंटी देते हैं। टोटल जो है 6 जो है फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो इसके सिंपल सा मीनिंग होता है कि द राइट्स which increase the spiritual, educational, economic डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति में स्पिरिचुअल, उसके मेंटल, उसके हेल्थ, सारी चीज़ों में डेवलपमेंट कोई अगर राइट्स कर रहा है उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। किसी भी ह्यूमंस के लिए वो ज़रूरी होती है। तो हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स, वो टोटल नंबर उनकी 6 है। फर्स्ट को बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब हो गया कि कानून के सामने सारे लोग क्या हैं? बराबर है। कोई एमएलए का बेटा है या किसी गरीब का बेटा है, कानून अगर दोनों गलती करते हैं तो कानून के सामने दोनों के दोनों बराबर है। अगर किसी को आगे लेके जाना है, अगर कोई अपनी गरीबी के कारण पीछे रह गया, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो अमीर आदमी है उसके इक्वालिटी में लाकर वो खड़ा करे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो राइट टू इक्वालिटी यानी उसको समान रहने का अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल 6, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के नोट्स में आप नोट कर लेंगे। ये
जब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे यहाँ पे पार्ट थर्ड में 12 से लेकर 35 तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो उसमें जो राइट टू इक्वालिटी है इसमें भी आर्टिकल्स डिवीजन है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है आपका होता है कहाँ से, 14 से लेके 18 तक में। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। सिंपल सा मतलब कि आपको जो है एक दूसरे के साथ समान रहने का अधिकार है, आपको समानता का अधिकार है। दूसरा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब हो गया कि आपको कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का, कोई भी बिजनेस करने का, कहीं भी घूमने का अधिकार है विद इन द इंडिया। गवर्नमेंट की बाउंड्री में ही रह करके, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में कुछ भी आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्री ऑफ स्पीच इसी में आता है। तो इसमें होता है 19 से लेके 21 तक। 91 से लेके 21 कह रहा हूँ 22 तक, 19 से लेके 22 तक, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। थर्ड जो है उसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब मान लीजिए कि मार्केट में आपको कोई बुलाया और फ्री में आपसे काम करवा रहा है, ज़बरदस्ती सैलरी, कुछ पैसे भी नहीं दे रहा, फ्री में काम करो, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। आपको शोषण हो रहा है वहाँ पे। तो शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार है कि राइट अगेंस्ट, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, वो कर रहा है तो क्राइम है। आपको शोषण से बचने का अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने व्यवस्था कर रखा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति करे उसको जेल हो जाएगी, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल कौन से आते हैं, 23 और 24, दो आर्टिकल्स इसके अंदर में आते हैं, 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है उसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म को आप मानना चाहते हैं, कोई भी रिलीजन, आप हिंदू है मुस्लिम बनना चाहते हैं, मुस्लिम है हिंदू बनना चाहते हैं, या हिंदू मुस्लिम है क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, बन सकती है। आप बिना किसी धर्म का ही रहना चाहते हैं, आपका अधिकार है वो। आप मंदिर बनवाना चाहते हैं, मस्जिद बनवाना चाहते हैं, स्कूल बनवाना चाहते हैं, अपने धर्म को प्रमोट करने आप कर सकते हैं। एवरीथिंग यू हैव द राइट। इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 25 से लेकर 28 तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं, समझ गए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आपका जो कल्चर है उसको बचाना चाहते हैं, या फिर अपने एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप उसको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रमोट करने के लिए आप स्कूल्स खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं, आपका राइट है। इसमें 29 और 30 दो आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर में। और जो सबसे लास्ट जो है इसमें, ये हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे जो लास्ट है इसको बोलते हैं राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 5 में से अगर किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट्स अगर स्टेट ने, गवर्नमेंट ने किया या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने किया, ठीक है ना, उल्लंघन कर दिया आपके, जैसे आपसे जो है ज़बरदस्ती जो है वो आपसे क्या कर रहे हैं कि आपका जो एक्सप्लॉयटेशन कर, ज़बरदस्ती आपसे काम करवा रहे हैं, तो आपका तो अधिकार ख़त्म हो गया ना, उन्होंने छीन लिया। तब कौन आपको न्याय दिलाएगा? उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है, आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाइए और कहिए कि इस स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, या फिर इन्होंने मेरे इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है, मुझे न्याय दिलाइए। तुरंत आपको न्याय दिलाएंगे। उस अधिकारी को फटकार लगाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है।